नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। गैरसैंण में भराड़ी सेट के लिए राज्यपाल बेबी रानी की ओर से आज अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र का आगाज हो चुका है, लेकिन अभिभाषण के साथ ही कांग्रेस के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद में इस दौरान भोजन अवकाश के बाद में सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि सदन की कार्यवाही को फिर से शुरू किया गया। बजट सत्र आज से 10 मार्च तक चलेगा। वहीं पर 4 मार्च को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य का बजट पेश करते हुए नजर आएंगे। बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज्यादा आवंटन होने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। इससे पहले उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र के पहले दिन की शुरुआत भी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के अभिभाषण के साथ हुई है। आपको यह भी बता दें कि तकरीबन 2 घंटे तक चले राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की 4 साल की उपलब्धियों का बखान यहां पर किया गया। साथ साथ सरकार की चल रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने बताया है कि बीते रोज हुई कार्य मंत्रालय की बैठक के बाद में विपक्ष ने बजट सत्र में सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। मदन कौशिक ने बताया है कि अगले 2 दिनों तक राज्यपाल के बजट अभिभाषण पर चर्चा होनी है और उसके बाद में 4 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। विपक्ष ने बिना महामहिम अभिभाषण के देखे और उन्होंने वॉकआउट किया है। निश्चित रूप से यदि वो अभिभाषण को देखते तो शायद उनकी अंतरात्मा उनको ऐसा करने से रोकती। तो इसलिए उन्होंने पॉलिटिकली बिना उसको देखे, बिना उसको पढ़े और उसका बायकॉट किया है, ये उचित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विशाल, जानना चाहेंगे जिस तरीके से 4 तारीख को यहां पर सीएम की ओर से बजट पेश किया जाएगा, लेकिन आज की जो कार्यवाही रही उसके बारे में सबसे पहले बताइए। बिल्कुल प्रीति, आज से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और 1 तारीख से 10 तारीख तक बजट सत्र रहना है और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद ही आज बजट की शुरुआत हो गई। लेकिन जिस तरह से सदन में आज कांग्रेस ने हल्ला बोल किया और सदन से लॉकआउट किया, वॉकआउट करने के बाद जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सदन की जो कार्रवाई थी वो हालांकि 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी, लेकिन अब 3 बजे के बाद कार्रवाई को फिर से शुरू कर दिया गया है। हालांकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 घंटे जो राज्यपाल का अभिभाषण चला है उसमें उन्होंने जो सरकार के 4 साल की जो चीज़ें हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो सरकार की ओर से जनता को समर्पित की गई हैं वो बताया गया है और साथ ही क्या क्या खास जो चीज़ें हैं वो क्या क्या रहने वाली हैं बजट में, इस चीज़ को लेकर भी कहीं ना कहीं जो चर्चाएं हैं वो बनी हुई हैं। तो लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज पहला दिन था तो हंगामेदार आज का दिन रहा है प्रीति जी। इसके अलावा जिस तरीके से कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि 4 तारीख को जब सीएम की ओर से बजट पेश किया जाएगा, तो विशाल कहा जा रहा है कि लगातार लोगों से सुझाव भी लिए जा रहे थे और साथ ही तमाम वर्ग जो है उनको साधने की यहाँ पर सरकार की पूरी कोशिश रहेगी। क्या कुछ ऐसे मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं? क्या कुछ ऐसे सुझाव बजट से पहले अब तक सामने आए हैं? बिल्कुल प्रीति, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं वो कि बजट में जो उनको जो वो चीज़ें हैं वो जनता के सामने रख रहे हैं कि क्या कुछ और खास हो सकता है। उनके विधायकों से भी उनसे उनकी बात हुई है, जिसमें कि विधायकों ने भी अपने अपने पक्ष रखे हैं और साथ ही विपक्ष के लोगों से भी इस बारे में चर्चा हुई है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रोजगार हो, पलायन हो या फिर जो पहाड़ की जो सुविधाएं हैं उसके लिहाज से भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि 56,900 करोड़ के आसपास का इस बार का बजट रहना है और उसको पेश करना है। तो लगातार जब हम देख रहे हैं कि जो इस तरह की जो चीजें हैं वो किस किस आधार पे ये बजट बटेगा और क्या क्या कुछ खास रहेगा बजट में, तो ये तो खैर 4 तारीख के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक पूरी निगाहें जो टिकी हुई है वो यही है कि रोजगार की जो चीजें हैं उनको मुहैया कराया जाए और साथ ही क्योंकि लॉकडाउन में जो बड़ा असर उत्तराखंड पे पड़ा, पर्यटकों पर जो असर पड़ा, तो उसको कहीं ना कहीं निजात मिले, तो उसके लिहाज से भी कहीं ना कहीं बजट को महत्वपूर्ण तरीके से देखा जा रहा है। विशाल, आपकी आम लोगों से बात हुई होगी बजट से पहले, आम लोगों का क्या कुछ कहना है? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आम लोग चाहते हैं या कौन कौन से विशाल ऐसे वर्ग है? क्योंकि जिस तरीके से आपने बेरोजगारी बताया, सीधी सी बात है बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा फिलहाल है, उसके बाद में महंगाई बोल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो कौन कौन से ऐसे वर्ग हैं जिनके लोगों से आपने बात करी है और जिन लोगों ने कहा हो कि इस वर्ग में कुछ ऐसी योजना सरकार की ओर से चला देनी चाहिए, या ये वर्ग ऐसा है जहां पर इतने दिन से ये कामकाज अटका हुआ है, ये सरकार को इस बजट में पूरा कर देना चाहिए? विशाल,
और बिल्कुल प्रीति, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 4 साल का कार्यकाल भी सरकार का पूरा होने जा रहा है, तो लगाव जो तमाम जो योजनाएं हैं हालांकि वो भी किया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 85% जो वादे उन्होंने जनता के साथ किए थे उनको उन्होंने पूरा किया है। लेकिन अगर हम आम लोगों की बात करें तो आम लोग भी संतुष्ट तो हैं, लेकिन एक जो रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है वो उनके पास आज के समय में है। रोजगार हो, व्यवसाय हो उनका, और पहाड़ों से जो पलायन है उसको रोकने के लिहाज से जो सरकार कार्य कर रही है, तो लोगों की, आम लोगों की अपील है कि इनको और बढ़ाया जाए ताकि जो रोजगार के साधन है वो मुहैया हो सके। और साथ ही जिस तरह से जो कोरोना के टाइम पे जो एक बड़ा नुकसान राज्य को हुआ है उससे राज्य उभर पाए, तो उसमें जो लाभार्थी हैं, जो लोग हैं, उनको थोड़ा सपोर्ट सरकार की ओर से दिया जाए। तो आम लोगों की ओर से तमाम जो अपील है वो यही की जा रही है कि लोगों को चीजें मुहैया कराई जाए सरकार के द्वारा, क्योंकि लगातार जो रोजगार की जो बड़ी समस्या है वो प्रदेश में बनी हुई है। जी चलिए विशाल, ये तो हमने बात कर ली कि किस तरीके से क्या कुछ उम्मीदें हैं और कौन कौन से ऐसे वर्ग हैं जहां पर लोग आस लगाकर बैठे हैं, उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इस बजट में इस वर्ग में खासा ख्याल सरकार की ओर से रखा जाएगा। अब विशाल बात करते हैं विपक्ष की कुछ तैयारियां इस बार करके बैठा है, क्या कुछ ऐसे मुद्दे जो हैं वो विपक्ष लेकर बैठा है कि जैसे ही बजट की शुरुआत की जाएगी या उसके बाद जब चर्चा की जाएगी तो क्या कुछ मुद्दे खास रहने वाले हैं? बिल्कुल प्रीति, आज सदन में भी विपक्ष की ओर से हंगामा किया गया और सीधा कहा गया कि पहले उनको बजट से पहले उनको जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो लगातार जो चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं उन पर उनको चर्चा करनी है। लगातार इसी को लेकर के आज उन्होंने सदन से भी वॉकआउट किया है। और लगातार हम देहरादून में भी देख रहे हैं कि देहरादून में भी जो कांग्रेस सरकार के जो नेता हैं वो आज यहाँ पर आए थे और जो देहरादून की राजधानी है उसका भी तालाबंदी उन्होंने करने की कोशिश की थी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ के जो लोग हैं उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है, और ऐसा कांग्रेस के लोगों का कहना है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जहां पर विपक्ष लगातार हमलावर होती हुई नजर आ रही है, और महंगाई का मुद्दा जो है वो लेकर के सदन से लेकर के सड़कों तक जो कांग्रेस है वो दिखाई दे रही है। प्रीति, चलिए विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए अब वैक्सीन लगवाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों और साथ ही गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों की बारी आ गई है। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड राज्य में भी अब 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके साथ ही गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को भी कोरोना की डोज दी जाएगी, जिसके लिए उन्हें बीमारी का प्रमाण पत्र यहां पर लाना जरूरी होगा। चयनित बूथों पर वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू हो गया है। राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसके साथ ही कोरोना की धीमी रफ्तार को देखते हुए प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थान भी पूरी तरीके से फिलहाल खोल दिए गए हैं और छात्रों ने कॉलेज आना शुरू कर दिया। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और सब आदमियों को आगे आना चाहिए और अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए और प्रत्येक आदमी के लिए बहुत जरूरी है। ये टीके के बारे में आपको कैसे पता चला कि आपका आज टीका लगना है? कैसे मैसेज आया, किस तरह से? हाँ, मैसेज आया था मोबाइल पे। हाँ। टीका लगा तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बस सामान्य हूँ, जैसे मैं पहले था वैसे ही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको बता दें, देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का आगाज हो गया है। वैक्सीनेशन के साथ ही कह सकते हैं कि 45 से 60 और 60 से ज्यादा उम्र के लोग जो है वो आज टीका लगवा सकते हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, उत्तराखंड के देहरादून से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हर कोई इस टीकाकरण अभियान को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहा है। उन्होंने बताया किस तरीके से आज फोन पर मैसेज आया, उसके बाद में उन्हें पता चला कि आज वैक्सीनेशन कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें आज उनका नंबर है। तो तमाम लोग जो हैं वो अस्पताल पहुंचते हुए नजर आए। लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिली, जहां पर लोगों की ओर से कोरोना गाइडलाइंस का खासा ख्याल रखा गया। सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर रखी गई है, मास्क लगाए गए हैं, सैनिटाइजर यहां पर बाहर रखे गए थे कि कोई भी अगर अस्पताल के अंदर प्रवेश करता है तो सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग से उसकी जांच की जाएगी, उसके बाद में सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा, तब कहीं जाकर उन्हें अंदर आने की परमिशन दी जाएगी। तो कह सकते हैं कि दून अस्पताल में भी आज तमाम गाइडलाइंस का खासा ख्याल रखा गया। उसके बाद में इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।
सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन लगवाई गई थी। उसके बाद में कहा जा रहा था कि दूसरा फेज जब शुरू होगा तो उसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग जो हैं उन्हें वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। तो आज उसी दिन की शुरुआत हो गई है। साथ ही आपको ये भी बता सकते हैं कि बुजुर्ग लोग जो हैं वो जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर उत्साहित हैं, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी वैक्सीन लगवाई गई है। दिल्ली के एम्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह पहुंचे, उन्होंने वहां पर वैक्सीन लगवाई। उसके बाद से जिस तरीके के तमाम कयास लगाए जा रहे थे, भ्रांतियां फैलाई जा रही थी और विपक्ष की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे थे, उन सब का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज खंडन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेरी सहयोगी प्रीति हमारे साथ जुड़ गई है। प्रीति, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? प्रीति, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, मैं सुन पा रही हूँ आपको। जी प्रीति, जिस तरीके से आज देश भर में वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का आगाज किया गया है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह एम्स पहुंचे जहां पर उनकी ओर से टीका लगवाया गया। अगर अपने देहरादून की बात की तो वहां पर किस तरीके से हालात बने हुए हैं, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? लोग जो हैं, जो इंतजार कर रहे थे कि कब हमारा नंबर आएगा, उनसे बात हुई हो तो वो कितने एक्साइटेड नजर आए? बिल्कुल प्रीति, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एम्स में अपना आज जो कोरोना की वैक्सीन है वो लगवाई। तो अगर मैं उत्तराखंड की अगर बात करूं तो उत्तराखंड में भी आज जो कोरोना का जो तीसरा चरण है वो शुरू हो चुका है। इसके तहत जो 60 साल से अधिक के जो बुजुर्ग हैं उनको आज ये जो टीकाकरण था वो लगाया गया, जिसको लेकर वो काफी उत्साहित नजर आए। तो वहीं साथ में प्रीति आपको ये भी बता दूं कि जो गंभीर बीमारी से जो ग्रस्त जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर टीकाकरण लगाया गया है। उनके साथ साथ उनसे ये भी मांगा गया है कि कोई जो उनके जिस बीमारी से वो एक तरह से ग्रसित हैं तो उसका प्रमाण पत्र यहाँ पर मांगा गया है, जिससे कि उनको एक तरह से पूरा किया जा सके कि उनके ऊपर सच में कोई बीमारी है। जी प्रीति, तैयारियों की बात करें अगर प्रीति, अस्पताल में क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से सरकार की ओर से कहा गया है कि जो सरकारी अस्पताल है वहां पर तो फ्री में टीका लगाया जाएगा, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वहां पर 250 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो इसको लेकर अगर बात करें प्रीति, किस तरीके से माहौल नजर आ रहा है? लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया इस बात को लेकर कि सरकारी में तो फ्री में टीका लगाया जा रहा है, प्राइवेट में आपको 250 रुपए देने होंगे? बता दूं कि यहाँ पर जो है वो अभी जो देहरादून का जो सबसे बड़ा अस्पताल है, दून अस्पताल, वहाँ पे जो ये टीकाकरण अभियान है वो वहाँ पर चलाया जा रहा है। तमाम जो लोग वहाँ पर हैं वो उमड़ रहे हैं। कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर तमाम तरीके से जो एक तरह से कहा जाए उत्साह उन पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आज हमारे जो कोरोना का टीका है वो लग जाएगा। कहीं ना कहीं एक उत्साह जो है वो साफ तौर पर प्रीति यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि लोग काफी उत्साहित भी हैं और कह सकते हैं कि काफी दिन से इंतजार भी कर रहे थे, इसके अलावा अगर बात करें वहां पर कोरोना गाइडलाइंस का किस तरीके से पालन किया गया? क्योंकि प्रीति आपने बताया कि लोग तो काफी आ रहे हैं और जब लोग बहुत ज्यादा किसी जगह पर आते हैं तो अमूमन ये देखने को मिलता है कि जो कोरोना गाइडलाइंस है उसका ख्याल नहीं रखा जाता, क्योंकि लोग एक्साइटेड इतने होते हैं कि मेरी बारी कब आएगी, मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा हूं। तो अगर दून अस्पताल की बात करें तो वहां पर किस तरीके के हालात आपको देखने को मिले? आपको लगा कि वाकई कोरोना गाइडलाइंस का खासा ख्याल वहां पर रखा जा रहा है? प्रीति बिल्कुल प्रीति, यहाँ पर जो प्रशासन है उसकी तरफ से पहली जो तैयारियां थी वो यहाँ पर कर ली गई थी। तमाम तरह से जो लोग हैं उनके द्वारा जो कोरोना गाइडलाइंस का जो पालन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। प्रशासन की जो टीम है वहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद है कि जिससे कि जो भी कोई जो कोरोना संक्रमित अगर गलती से वहाँ पर आ जाता है तो कहीं संक्रमण ना फैले। तमाम जो तैयारियां यहाँ पर प्रीति वो साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए प्रीति, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, मेरे सहयोगी प्रीति मेरे साथ जुड़ी हुई थी। जिस तरीके से उन्होंने बताया, कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का आज आगाज हो गया है। साथ ही देहरादून के दून अस्पताल की बात करें तो वहां पर सुबह से ही लगातार वैक्सीनेशन अभियान जो है चलता हुआ नजर आ रहा है। तमाम बुजुर्ग लोग जो हैं वो लगातार कतारों में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हुए देखे जा रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में रुद्रपुर में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत ने शिरकत करी। महापंचायत में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। साथ ही उत्तर प्रदेश से भी किसानों ने इस महापंचायत में शिरकत करी है और इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि सरकार किसान विरोधी है, लगातार किसानों का उत्पीड़न कर रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि यह सरकार किसान विरोधी है और यह कृषि कानून नहीं बल्कि काला कानून है।
चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों की जेबें भरनी है, उनके लिए काम करना है, इसलिए आप जबरन उनके ऊपर ये 3 काले कानून थोप रहे हैं। उसी कड़ी में आज रुद्रपुर में आगमन हुआ है श्री टिकैत जी का, और किसान नेता हैं, लोग उनके साथ सैकड़ों की संख्या में, हम तो खुद गाजीपुर होकर आए, हमने देखा कि लाखों की तादाद में लोग उनके साथ आज हैं। और ये पहले केवल किसान आंदोलन था, अब ये जन आंदोलन बन गया है। इसलिए मैं टिकैत जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि आपने बार बार इसको पुनर्जीवित किया है, इस आंदोलन को, और देश की राजनीति को एक नई दिशा, देश के युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, सबको एक नई राह दिखाने का प्रयास किया है। हमारे किसान भाई जिंदाबाद। माननीय टिकैत साहब। तो आपको बता दें, उत्तराखंड के रुद्रपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर किसानों की ओर से महापंचायत का आज आयोजन किया गया। तमाम किसान यहां पर मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत भी यहां पर मौजूद रहे। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से तमाम किसान जो है वो यहां पर स्टेज पर नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत आपको नजर आ रहे हैं, उनके अलावा भी तमाम बड़े नेता जो कह सकते हैं किसानों के, वो यहां पर दिखाई दिए। साथ ही जिस तरीके से लगातार दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर किसानों की ओर से आंदोलन किया जा रहा है, उसी आंदोलन को लेकर यहां पर बातचीत की गई है। और साथ ही राकेश टिकैत ने साफ कह दिया कि 3 कृषि कानून जब तक वापस नहीं लेगी सरकार, तब तक हम लोग इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। एक बार उन्होंने पहले भी कहा था कि जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी, और शायद यही बात है कि अभी तक ये लोग लगातार सड़कों पर डटे हुए हैं। सरकार की ओर से लगातार बातचीत की पहल भी करी जा रही है, बातचीत लगातार कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों की ओर से हमेशा यही कहा जाता है कि बातचीत इतने दौर की हो चुकी है, लगभग 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, और उसमें कोई भी बात निकलकर सामने नहीं आई है। तो किसानों ने कह दिया कि जब तक कानून जो है वो वापस नहीं होंगे तब तक बातचीत का कोई फायदा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे ब्यूरो हेड भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिस तरीके से लगातार ये देखने को मिल रहा है कि एक ओर तो दिल्ली में लगातार आंदोलन चल ही रहा है, दूसरी ओर अगर हम बात करें तो आज रुद्रपुर में भी किसानों की ओर से महापंचायत की गई थी। तमाम बड़े नेता मौजूद रहे, विपक्ष के तो नेता मौजूद रहे, साथ ही राकेश टिकैत भी वहां पर पहुंच गए। भूपेंद्र, कैसे देखते हैं आप इस पूरे प्रकरण को? आपको क्या लगता है कि इस तरीके से महापंचायत लगातार करी जा रही है तमाम राज्यों में, तो लगता है कि लोगों का समर्थन, किसानों का समर्थन जो है वो और इस आंदोलन को मिलता हुआ नजर आएगा आने वाले दिनों में? भूपेंद्र जी बिल्कुल प्रीति, आपने सही कहा कि लगातार किसान जो है, आज 91वां दिन है, 91 जो है 90 दिन हो गए हैं, आज 91 दिन है, तो उनको ये लग रहा है किसानों की किस तरीके से हम सभी राज्यों में जो है अपने इस आंदोलन को गति दे के बढ़ाएं। और देखिए, अगले साल यहाँ पे चुनाव होना है, तो जिन 5 राज्यों में चुनाव होना है, उसके अलावा अगले साल में जिन राज्यों में चुनाव होना, वहाँ पे जो है इस समय किसान आंदोलन जो है अपनी एक तरीके से कहना चाहिए कि मजबूती का आधार देख रहा है। उसी के क्रम में ये उत्तराखंड में आज जो है रुद्रपुर यहाँ पे जो है उधम सिंह जिला, उसमें करीब 9 विधानसभाएं आती हैं, और ये कृषि बहुल जिला है, और यहाँ तमाम काश्तकार रहते हैं, और ये उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ जिला है। तो किसानों ने महापंचायत के लिए एक तो उसको स्थान चुना कि यहाँ पे रहेंगे तो हम उत्तराखंड के जो हमारे मजबूत काश्तकार हैं, जो जिनकी जीविका पूरी की खेती पे निर्भर है, वो आ जाएंगे। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो आसपास के जो सटे हुए करीब आधा दर्जन जो जिले हैं, उनके भी काश्तकार हमारी इस महापंचायत में शामिल होंगे। और हुआ भी ऐसे ही प्रीति कि उत्तराखंड के जो किसान हैं वो तो शामिल हुए ही, साथ साथ आसपास के जो जिले हैं यूपी के, उनके भी यहाँ पे आए। और उनका सिर्फ और सिर्फ किसानों की एक मांग है, चाहे वो दिल्ली में आंदोलन चल रहा हो, चाहे यहाँ छोटी छोटी पंचायतें हो रही हो या प्रदेशों के अंदर महापंचायतें हो रही है, सिर्फ एक ही मांग उनकी सिर्फ ये है कि किसी भी तरीके से इस कृषि आंदोलन को केंद्र सरकार अपनी वापस ले ले। आपने अभी बिल्कुल सही कहा कि 11 राउंड की वार्ता हो चुकी है किसानों की और सरकार के बीच में, लेकिन कोई अभी तक का सकारात्मक जो है उसका होता हुआ हम लोगों को हल नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल। और जो किसानों, अच्छा, इसका फायदा जो है पूरी तरीके से जो है कांग्रेस उठा रही है, आम आदमी पार्टी उठा रही है कि वो इनके किसानों के आंदोलनों को समर्थन दे करके सिर्फ वो भी कह रहे हैं कि हाँ आपके साथ में। अच्छा, एक पक्ष तो ये किसानों और विपक्ष का हो गया, जहाँ हमारी अभी अजय भट्ट जो यहाँ के सांसद है नैनीताल उधम सिंह नगर के, यहाँ पे जिस जगह पे हो रही है वहाँ के भाजपा के सांसद अजय भट्ट है, उनका भी बयान सामने आया है कि देखिए किसानों को आंदोलन क्या है वो अलग बात है, लेकिन साहब इनको आंदोलन को गुमराह किया कर रहा है विपक्ष। जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस के लोग हैं या जो लोग किसान नहीं है, वो अपने किसानों के आंदोलन के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ये आंदोलन केवल सीमित लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसकी आग या इसकी अभी तक का जो प्रभाव है पूरे देश में नहीं देखने को मिल रही है।
ये अभी कल ही बीजेपी की तरफ से जो प्रदेश प्रवक्ता हैं सुरेश जोशी, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात एकदम स्पष्ट रूप से कही गई। बिल्कुल। आज अजय भट्ट ने भी इस बात को कहा कि आंदोलन जो है किसानों का, उसको सिर्फ और सिर्फ जो है सीमित लोगों का जो है समर्थन मिल रहा है, विपक्ष की तरफ से गुमराह किया जा रहा है, विपक्ष लोगों को इन किसानों के उस पर कर रहा है। बिल्कुल भूपेंद्र, कहीं ना कहीं ये बातें सही साबित होती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि शुरुआत के दिनों के आंदोलन की बात करें तो कोई भी नेता वहां पर नजर नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ता हुआ नजर आया, स्पेशली 26 के बाद में जिस तरीके से इस आंदोलन ने नया रुख इख्तियार किया है, उसके बाद से कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो इस आंदोलन के समर्थन में और खुलकर सामने आ रही है। आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत करिए, उसके लिए भूपेंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषिकेश में मुनकी रेती स्थित गढ़वाल मंडल विकास निगम ने 1 से 7 मार्च तक आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज कर दिया है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने इस अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ किया है और इस दौरान संत अवेधाशानंद पतंजलि योगपीठ के सीओ आचार्य बालकृष्ण, साथ ही राज्य मंत्री कृष्ण कुमार सिंघल भी यहां पर मौजूद रहे। गढ़वाल मंडल विकास निगम के गंगा रिसोर्ट में 7 मार्च तक ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस महोत्सव इसी तरीके से चलता रहेगा। यहां पर योग साधकों के लिए योगा हॉल और साथ ही बड़े योग कार्यक्रम के लिए पंडाल भी बनाया गया है। कोरोना से हमारी स्थिति सामान्य हो रही है और आप देख रहे हैं कि अब हम 2 अंकों में आ गए हैं। प्रभु की कृपा से 3 अंकों से घट के अब हम 2 अंकों में आ गए और लगातार स्थिति सामान्य हो रही है, लेकिन उसके बावजूद सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह देश में कई राज्यों में, महाराष्ट्र, केरला, पंजाब में लगातार संख्या बढ़ रही है और ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ कुंभ का भी आयोजन होना है, तो किस तरह से यहाँ के लोगों को सुरक्षित रखा जा सके, जो तीर्थयात्री आते हैं, जो धार्मिक दृष्टिकोण से जिनको आना है, उनको सुरक्षित रखा जा सके, इसके लिए हम लोग लगातार बड़ी सावधानी से काम कर रहे हैं। उसी दृष्टि को देखते हुए आपने देखा, ये अच्छी बात है कि देखिए योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस तरह के आयोजन बहुत ज़रूरी है और उत्तराखंड की पवित्र भूमि में योग का कार्यक्रम नहीं होगा तो कहाँ होगा। और ये भी ऋषिकेश मुनि की रेती जैसे पवित्र जगह पर ये प्रतिवर्ष होता है और इस वर्ष भी, क्योंकि कोरोना का प्रकोप जरा एक समाप्ति की तरफ है, तो पिछली बार शुरू हुआ था तो प्रारंभ हो गया था और इस बार कोरोना का अंत हो रहा है, तो ये अच्छी बात है और इससे योग ने ही बहुत लोगों को बचाया है और आगे भी बचाएगा। यानी जीवन की उन्नति समृद्धि का साधन योग, जीवन को सही ढंग से जी करके परमात्मा तक पाने का साधन भी योग, और यदि जीवन में निरोग रहना है तो भी योग। इसलिए हम योगमय जीवन बनाएं, योग में आगे बढ़ें और इस तरह के आयोजनों में बढ़ चढ़ करके भाग लें। प्रतिवर्ष की भांति 29 वर्ष हो गए लगभग इसको करते हुए, उसी नीति से आज ये 1 मार्च है और ये 7 दिन तक चलने वाला योगा फेस्टिवल है। इसमें अनेकों देश के लोग जो यहाँ पर हैं प्रेजेंट में, क्योंकि कोरोना के कारण हमने बाहर से आमंत्रित नहीं किया, परंतु यहाँ के जितने भी हमारे देश विदेश के लोग यहाँ काफ़ी संख्या में आए हैं और योग का प्रशिक्षण लेंगे। अब की बार जैसे विदेशी से कमी है यहाँ पर, तो डोमेस्टिक से कितना टूरिस्ट आपको फ्लो मिल रहा है यहाँ पर? अभी टूरिस्ट हमारा जितना यहाँ का था, जितनी सीटें थी वो सब फुल हो गई है। आपको बता दें, खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी महेश पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी महेश, जानना चाहेंगे जिस तरीके से योग अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का यहाँ पर आयोजन किया गया है, तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आपके पास क्या कुछ अपडेट? जी प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज यहाँ ऋषिकेश में उत्तराखंड पर्यटन विभाग और गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा जो संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का जो आयोजन हुआ है, आज यहाँ से उसका शुभारंभ कर दिया गया है। ये 29वां जो है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव है और ये 7 दिन तक यहाँ पर चलेगा। इसका शुभारंभ आज जो है वो कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी, पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण ने विधिवत रूप से जो है वेद मंत्रों के साथ, जो उच्चारण के साथ जो है यहाँ पे दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का जो है शुभारंभ किया है। और खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में जैसे कोरोना महामारी का जो है प्रकोप है, उसको देखते हुए यहाँ पे पूरी जितने भी सरकार की तरफ से जो कोरोना गाइडलाइन है उनका सभी तरह से पालन यहाँ पे किया जा रहा है और इस कार्यक्रम को जो है सफल बनाने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है। जी महेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया है कि आज इसका शुभारंभ हुआ है और 7 तारीख तक ये चलता रहेगा, 7 तारीख को समापन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, क्या कुछ इस दौरान रहने वाला है? इन 7 दिन की बात करें तो क्या कुछ खास रहेगा यहाँ पर, क्या कुछ एक्टिविटीज यहाँ की जाएगी?
जी प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये आयोजन है, कोरोना के बीच इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, कहीं ना कहीं अपने आप में ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और कहीं ना कहीं एक अगर ये कार्यक्रम सफल रहता है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ये उपलब्धि भी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा इस कार्यक्रम में जो है सेफ विजेता पंकज भदौरिया जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, ऐसी जानकारी जो है यहाँ पर हम लोगों को दी गई है। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में जो है करीबन 300 से अधिक जो है साधक जो है इन्होंने अपना पंजीकरण कराया है और वो यहाँ पर जो है योग करेंगे। जी चलिए महेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, ऋषिकेश से मेरे सहयोगी महेश हमारे साथ जुड़े हुए थे। जैसा कि उन्होंने बताया, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज हो गया है। 7 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव चलता रहेगा और इस दौरान यहाँ पर योग किया जाएगा। और साथ ही जिस तरीके से कहा जा रहा है कि योग करने से तमाम बीमारियां दूर होती है, तो उसी लक्ष्य को यहाँ पर पूरा करने की बात कही गई है। चलिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।